मानव इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी रही है और जिस पे बेसिकली यूरोपीय इतिहास और बाद में चलकर विश्व इतिहास जिससे काफ़ी प्रभावित रहा है, यह जो विचारधारा है, यह विचारधारा मुख्यतः इस बात पे बल देती है कि मानव समाज के विकास में, उसके आधुनिक परिवेश में कैसे योगदान पुनर्जागरण और प्रबोधन का रहा है। पुनर्जागरण जो है या रेनेसां जिसे हम कहते हैं, यह मुख्यतः एक फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है। यह टर्मिनोलॉजी जो फ्रेंच शब्द से निकला है, इसका मुख्यतः तात्पर्य होता है रीबर्थ या फिर से जागना। इस शब्द का पहली बार प्रयोग यद्यप एक विचारधारा के रूप में, एक विचारधारा और एक सिस्टम या पद्धति के रूप में जो रेनेसां है वह मुख्यतः 14वीं शताब्दी की देन है और यह लगभग 1350 से लेकर 1400 ईस्वी के बीच का कालखंड माना जाता है। तो यह 14वीं शताब्दी का कालखंड है जिसमें रेनेसां शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया होगा या रेनेसां एक विचारधारा के रूप में उद्भूत हुआ होगा। लेकिन इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ है वह पहली बार इसका प्रयोग लगभग 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में इस शब्द का पहली बार प्रयोग फ्रेंच के जूलियस मिचले ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया। तो यह शब्द पहली बार चूँकि फ्रेंच से बना है, तो इनके बुक जो आपका जूलियस मिचले ने जो बुक लिखा उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। हिस्ट्री ऑफ फ्रांस में कहा जाता है रेनेसां शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, जबकि इसे और आगे चल के प्रचारित करने में मुख्यतः योगदान रहा आपका इटली के महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जिनका नाम है जैकब बरखास्त। ये जो हैं इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां इन इटली, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां इन इटली। इसमें इन्होंने इसका व्यापक उल्लेख किया है। कुल मिला के रेनेसां के शब्दावली के संदर्भ में यद्यप कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जो इसे इटालियन वर्ड भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इसे फ्रेंच वर्ड ही स्वीकार करते हैं, जिसका मतलब होता है फिर से जागना। यह यूरोपीय समाज का वह कालखंड है जिस कालखंड में माना जाता है कि प्राचीन यूरोपीय समाज जो मुख्यतः सामंतवादी ढांचे पे था, तो जो फ्यूडल सोसाइटी था यूरोप का, उस फ्यूडल सोसाइटी से आधुनिक समाज की ओर अग्रसर होने की जो प्रक्रिया है, उसे वह कालखंड रेनेसां के रूप में या पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। रेनेसां या पुनर्जागरण के रूप में जो प्रक्रिया शुरू हुई, इसे हम एक प्रकार से आधुनिकीकरण से जोड़ के देखते हैं। आपको पता होगा कि यूरोपीय इतिहास में यह माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक काल की शुरुआत जो हुई है वह 1453 में हुई है। विश्व में आधुनिक काल की शुरुआत 1453 ईस्वी में हुई है, जब तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार किया। जब तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया, कुस्तुनतुनिया मुख्यतः बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। कुस्तुनतुनिया मुख्यतः बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। तुर्की लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया और कहा जाता है कि जो बार्बरिक समाज पहले था, इस बार्बरिक समाज से मुक्त करके एक नवीन विचारधारा, एक नवीन सामाजिक अवधारणा की जो स्थापना की गई, वही आपका पुनर्जागरण के रूप में जाना गया। तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है और इसकी शुरुआत कही जाती है 14वीं शताब्दी में हुई। बाद में आगे चलकर यह 16वीं शताब्दी तक यह विचारधारा संपूर्ण यूरोप को प्रभावित करती है, संपूर्ण यूरोप में फैल जाती है और आगे चलकर यह धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में व्याप्त होने लगती है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यह विचारधारा जो 14वीं शताब्दी में इटली से शुरू हुआ, फ्लोरेंस नगर से, वह पूरे विश्व को धीरे धीरे प्रभावित करता है। तो और यहीं से हमें आधुनिक काल की शुरुआत भी मानते हैं।
जबकि भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मुख्यतः 1757 की घटना मतलब प्लासी के युद्ध से हम इसको मानते हैं। यद्यपि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इसकी शुरुआत बक्सर के युद्ध से मानते हैं, तो वो 1764 को मुख्य घटना मानते हैं। तो कुल मिलाकर जो पुनर्जागरण की प्रक्रिया है यह एक ऐसी अवधारणा है जो प्राचीन यूरोपीय संस्कृति सभ्यता के जो विशिष्ट तत्व पहले थे, जो प्राचीन यूरोपीय सभ्यता संस्कृति के विशिष्ट तत्व थे, वे कभी किसी कारणवश या विभिन्न कारणोंवश जब कालकौलित हो गए, जब वो सुषुप्तावस्था में सेमी कॉन्शसनेस में चले गए, वह विचारधारा पद्धति जो पहले कभी समाज में व्याप्त रही हो लेकिन किसी कारणवश वह फिर से सुषुप्तावस्था में चली गई हो, या वो अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोती चली गई हो, लेकिन कुछ कालखंड के बाद, कुछ समय के बाद वह विचारधारा फिर से समाज में उद्भूत हो जाए, वह विचारधारा फिर से समाज में रीओरिजिनेटेड हो जाए, तो ऐसी विचारधारा को हम पुनर्जागरण या रेनेसां कहते हैं। ऐसी विचारधारा को हम पुनर्जागरण या रेनेसां कहते हैं। तो रेनेसां जो है मुख्यतः यह इसमें ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, साहित्य, संस्कृति, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विकास होता है। विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कार होते हैं। ज्ञान विज्ञान में अनेक तर्क, चेतना आदि का विकास होता है। नए नए मतांतरों का विकास होता है। सामाजिक क्षेत्र में मानवतावादी पद्धति का विकास होता है। मानव के अधिकारों की बात होती है। परंपरागत यूरोपीय ढांचे से मुक्त होकर एक समतावादी समाज की स्थापना की बात होती है। सामंती समाज, अंधविश्वासी समाज, जो चर्च के अंतर्गत अंधविश्वास आदि फैला था, उससे मुक्त एक आधुनिक समाज की ओर जाने की जो संकल्पना है या प्रक्रिया है, वही एक प्रकार से पुनर्जागरण या रेनेसां है। इसमें तत्कालीन मानव ने अनेक क्षेत्रों में विकास किया, वह चाहे साहित्य हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मानव ने धीरे धीरे विकास किया। तो इसमें समतावादी समाज और मानवतावादी समाज की बात की गई। इसके अनेक पुरोधा ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने इस विचारधारा को न केवल यूरोप में बल्कि यूरोप से बाहर भी प्रचारित करने में मुख्य योगदान दिया। इसी के फलस्वरूप यूरोपीय देशों ने पहली बार भौगोलिक खोज करने की प्रक्रिया शुरू किया। तो जो जियोग्राफिकल इन्वेंशन की प्रक्रिया शुरू होती है, यह पुनर्जागरण की देन है। आप देखेंगे सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज ने इस खोज में चलते हैं 1487 में। इसके बाद 1492 में कोलंबस चलते हैं, और कोलंबस के बाद 1498 में वास्को डी गामा को आप देखते हैं। उसके बाद वास्को डी गामा के बाद आप फिर आगे पहुंचते हैं और देखते हैं कि 1507 में अमेरिगो पहुंचते हैं। तो एक खोज की जो प्रक्रिया चलती है, जियोग्राफिकल इन्वेंशन की प्रक्रिया चलती है, इस भौगोलिक खोज को मुख्यतः आधार पहले किसने दिया था? इस भौगोलिक खोज को मुख्य आधार देने का श्रेय इतिहासकार टॉलमी को दिया जाता है। टॉलमी ने जिनका नाम है पूरा टॉलमी फिलाडेल्फस, टॉलमी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है जियोग्राफिका। टॉलमी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है जियोग्राफिका। और टॉलमी मुख्यतः मेगास्थनीज के बाद के प्रमुख इतिहासकार हैं। टॉलमी ने भौगोलिक खोजों की अवधारणा सबसे पहले स्थापित किया था, और जियोग्राफिका नाम से भारतीय इतिहास के लिए जो महत्वपूर्ण इतिहासकारों ने ग्रंथ लिखा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वह एक तो टॉलमी का है जियोग्राफिका, दूसरा है स्ट्रैबो का। स्ट्रैबो ने भी जियोग्राफिका नाम से ग्रंथ लिखा है, और तीसरा ग्रंथ लिखा है हिकेटियस मिलेटस ने। हिकेटियस मिलेटस ने भी जियोग्राफिका नाम से ही ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो अनेक ऐसे इतिहासकार हुए या अनेक ऐसे सोर्सेज हैं जिन्होंने एक ही नाम से ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ते होंगे इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका केसियस या टेसियस ने भी लिखा है। इंडिका नाम से आगे चलकर मेगास्थनीज ने लिखा ही, केसियस या टेसियस ने लिखा, और एरियन ने लिखा। तो तीन लोगों ने इंडिका नाम से ग्रंथ लिखा। ठीक है, इसी तरह से कई लोगों ने हिस्टोरिका नाम से ग्रंथ लिखा। तो ठीक है, कई लोगों ने जियोग्राफिका नाम से ग्रंथ लिखा। तो कुल मिलाकर अनेक प्रकार के जो भौगोलिक खोज हुई इस काल में,
इस भौगोलिक खोजों को मुख्य आधार किसने दिया? पुनर्जागरण में होने वाले ज्ञान विज्ञान की प्रक्रिया ने भौगोलिक खोजों को जन्म दिया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण खोज रही वह रही नई दुनिया की खोज। नई दुनिया मतलब आपका उत्तरी अमेरिका। जो उत्तरी अमेरिका का खोज है जिसे नई दुनिया के नाम से संबोधित किया गया है, और यह नाम कहाँ मिलता है? यह नाम मिलता है अबुल फजल के अकबरनामा में। अबुल फजल ने अपनी अकबरनामा में नई दुनिया नाम का उल्लेख किया है, जो उत्तरी अमेरिका के लिए यूज होता है। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के लिए नई दुनिया शब्द का जो प्रयोग हुआ है, ठीक है, वह किसने किया है? वह अबुल फजल ने किया है। ठीक है, किस में किया है? अकबरनामा में किया है। इसके पहले जब वास्को डिगामा गए, और इसके पहले जब कोलंबस 1492 में गए, ठीक है, तो कोलंबस ने क्या किया? कोलंबस मुख्यतः 3 जहाज़ से यह यात्रा किए थे। और कोलंबस ने जब यात्रा किया तो कोलंबस के यात्रा के फलस्वरूप क्या हुआ कि जिस जगह पर वो पहुंचा, ठीक है, उसे उसने नई दुनिया नाम दे दिया। लेकिन उस समय तक वह अमेरिका के बारे में उल्लेख नहीं करता है। बाद में 1507 में जब अमेरिगो जाता है खोज में, तो उसने जब खोज किया तो बाद में अमेरिगो और कोलंबस दोनों के नामों को सम्मिलित करके दोनों को सम्मान देने के लिए अमेरिका का नाम रखा गया। और अमेरिका तो पहला 3 नाम हो गया अमेरिगो से बना है, और अंतिम नाम है कोलंबस से बना है, तो उसका नाम हो गया अमेरिका। मतलब अमेरिगो और कोलंबस के प्रयासों के फलस्वरूप खोजी गई दुनिया, जिसे नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिला के जो खोजों की प्रक्रिया चली, ठीक है, यह खोजों की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और इस खोज की प्रक्रिया के फलस्वरूप मानवता का विकास होता है। विश्व के अन्य देशों में यूरोपीय पुनर्जागरण की पद्धतियाँ आगे बढ़ती हैं और विश्व के देशों को प्रभावित करती हैं। इसमें से जो मानवतावाद की बात करने वाले प्रमुख इतिहासकार हैं, जो प्रमुख पुरोधा हुए, जो इस काल में हुए पुनर्जागरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, उनमें सबसे प्रमुख एक नाम है, वह है इरास्मस का। हमने कल भी चर्चा किया था कि जो इरास्मस हैं, इरास्मस का मुख्य योगदान इस बात में है कि इरास्मस ने मानवतावाद पे जोर दिया, मानव के अधिकारों पे वार्तालाप किया, मानव के अधिकारों की वकालत इन्होंने किया। इसीलिए इन्हें मानवतावादियों का राजकुमार भी कहते हैं। इरास्मस को वादियों का राजकुमार भी कहते हैं, समझिएगा। मानवतावादियों का राजकुमार इरास्मस। इरास्मस को मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है द प्रेज ऑफ फॉली। इसका नाम है द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशंसा। मूर्खता की, ठीक है, मूर्खता की प्रशंसा, द प्रेज ऑफ फॉली। ठीक है, द प्रेज ऑफ फॉली इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ठीक है, इन्हें यूरोप का प्रथम विद्वान कवि भी माना जाता है। इन्हें यूरोप का प्रथम विद्वान भी कहते हैं। याद रखिएगा, इन्हें यूरोप का प्रथम विद्वान भी कहा जाता है, जिन्होंने बाइबिल का अनुवाद भी किया है, तो इन्हें कहते हैं यूरोप का प्रथम विद्वान। यूरोप का प्रथम विद्वान जिन्हें, ठीक है, जिन्होंने बाइबिल की अनुवाद भी किया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ और याद रखिएगा, जो ये तो मानवतावादियों के राजकुमार हैं, लेकिन पुनर्जागरण काल में जो अन्य अनेक महत्वपूर्ण और विद्वान हुए, उसमें से एक बड़े फेमस हुए जिनका नाम था पेट्रार्क। एक अन्य हुए जिनका नाम है पेट्रार्क। पेट्रार्क जो हैं, इन्होंने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है पुनर्जागरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में, और पुनर्जागरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए पेट्रार्क को मुख्यतः
हम मानवतावाद का जनक भी कहते हैं। पेट्रार्क को क्या कहते हैं? मानवतावाद का जनक। मानवतावाद का जनक पेट्रार्क को। तो पेट्रार्क है मानवतावाद के जनक, और मानवतावाद का अगर राजकुमार पूछेगा तो हो जाएगा एरास्मस, और वैसे पूछा जाएगा तो हो जाएगा आंसर आपके पेट्रार्क। ठीक है। अब इसमें समझिएगा आगे, इसमें अन्य ऐसे इतिहासकार जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया या ऐसे विद्वान जिन्होंने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उसमें कौन कौन हैं? तो उसमें सबसे प्रमुख आते हैं आपके, एक तो हो गए पेट्रार्क, सबसे फेमस हुए। एक हो गए बुटासिया, ये बड़े फेमस हैं। एक हो गए जॉफ्री चासर। चासर को पता है, आप जानते हैं चासर को अंग्रेजी पद्य का जनक कहा जाता है। जो इंग्लिश पोइट्री है इसके जनक माने जाते हैं चासर, जो मुख्यतः इंग्लैंड के हैं। तो चासर को इसका जन्मदाता माना जाता है। इसी तरह टॉमस मूर हैं। टॉमस मूर की हमने चर्चा किया था। टॉमस मूर प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यूटोपिया शब्द का पहली बार प्रयोग किया। यूटोपिया का मतलब होता है स्वप्नलोक। ठीक है। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना लोक, स्वप्न लोक। ठीक है। तो यूटोपिया का मतलब होगा कि जो चीज़ कागजी हो, कागजों पे संभव हो, स्वप्न में संभव हो, लेकिन हकीकत में संभव न हो, उसे हम मुख्यतः यूटोपिया कहते हैं। इसी तरह अन्य हुए, विलियम शेक्सपियर हुए। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण अन्य विद्वान हैं या कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, जिन्होंने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मुख्य योगदान दिया, उनमें और कौन आते हैं? तो इनमें सबसे फेमस हैं लियोनार्डो दा विंची। सबसे फेमस है लियोनार्डो दा विंची। माइकल एंजेलो। तो एक हो गए आपके लियोनार्डो दा विंची, दूसरा हो गया आपका माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो। ठीक। इसी तरह अगले प्रमुख हो गए आपके, एक हैं डोनाटेलो, राफेल और डोनाटेलो। अगर याद कीजिएगा, यूजीसी ने डोनाटेलो के बारे में क्वेश्चन पूछा था। अभी जब हम आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लियोनार्डो दा जो विंची हैं, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और विंची का तो एक बहुत बड़े मूर्तिकार, चित्रकार तो हैं ही, इनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा ही है। साथ ही साथ लियोनार्डो दा विंची का जो अन्य महत्वपूर्ण आश्रय है वह यह रहा है कि इन्होंने दो महत्वपूर्ण चित्र बनाए हैं। इनका विश्व फेमस चित्र है, एक तो है मोनालिसा का चित्र, मोनालिसा, और दूसरा है द लास्ट सपर। ठीक है। दो इनके महत्वपूर्ण हैं, चित्र हैं। एक है आपका, ठीक है, एक है इनका मोनालिसा और दूसरा ये है। मोनालिसा का जो चित्र है वह वर्ल्ड फेमस है। लियोनार्डो विंची मुख्यतः फ्रांस के हैं। यह जो चित्र बनाया गया है, इस चित्र के बारे में कहा जाता है कि यह चित्र मुख्यतः एक तैल चित्र है। ठीक है। यह तैल चित्र है जो विंची ने जिस महिला का चित्र बनाया, जिसे कहा जाता है मोनालिसा, वह चित्र मुख्यतः एक व्यक्ति थे, फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडी या जियोकोंडो। तो जियोकोंडो जो हैं, फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ थी मोनालिसा। उन्हीं का इन्होंने एक चित्र बनाया था। यह चित्र विश्व प्रसिद्ध इसलिए है, कहा जाता है कि मोनालिसा का जो चित्र है, मोनालिसा, यह मुख्यतः किसी बात पे मुस्कुरा रही हैं, स्माइल कर रही हैं, और वह स्माइल एक रहस्यपूर्ण लगता है। वह स्माइल किस लिए कर रही हैं, किस बात पे कर रही हैं, यह पूरे विश्व इतिहास में अभी तक उसको अप्रोप्रिएट रूप से बताना मुश्किल है। यह एक रहस्यमयी मुस्कान है जिसके बारे में अभी तक यथोचित रूप से या एक प्रकार से पूरी तरह से
बताया नहीं जा सका है, इसीलिए एक रहस्यमयी चित्र के रूप में इसे माना जाता है और यह चित्र इसीलिए विश्व प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध चित्र है। कहा जाता है कि बाद में यह जो चित्र है यह मुख्यतः चित्र फ्रांस के लाउरे, फ्रांस में एक लाउरे है, लाउरे म्यूज़ियम है, वहीं पे रखा गया था लाउरे म्यूज़ियम में। बाद में इटली में एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, यह चित्र वहाँ से चुरा ले गए, जिनका नाम था बिनासिंगो पेरुगिया। ठीक है, इनका नाम है बिनासिंगो पेरुगिया। ये क्या किए, ये चित्र को यहाँ से उठा ले गए, चोरी कर लिए। कब चोरी किए, 1911 में चोरी कर ले गए। जब बाद में इनको पकड़ा गया, इनसे पूछा गया क्यों चोरी किए, तो इन्होंने कहा कि मैंने यह चित्र चुरा कर, जो विश्व प्रसिद्ध चित्र है नेपोलियन बोनापार्ट का जो इटली पे आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण का बदला लिया है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो इटली पे आक्रमण किया था, ठीक है, उसका बदला मैंने इस चित्र के माध्यम से लिया है। ठीक है, तो एक तो यह महत्वपूर्ण यहाँ पे उल्लेख मिलता है। आगे और समझिएगा, आगे इसी के साथ साथ जो राफेल हैं, राफेल महत्वपूर्ण चित्रकार हैं ही, जिन्होंने मुख्यतः मैडोना का महत्वपूर्ण चित्र बनाया जो विश्व प्रसिद्ध है। इसी तरह माइकल एंजेलो हैं, ये भी महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, कई चित्र बनाए हैं। माइकल एंजेलो के लिए कहा जाता है कि वो कहते हैं कि उन्होंने शादी विवाह नहीं किया था, तो जब उनसे पूछा गया कि विवाह नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि कला जो है, कला यह स्वयं ही मेरी सबसे खास पत्नी है या सबसे प्रिय पत्नी है, तो एक ही पत्नी को मैं झेल रहा हूँ, दूसरी को कहाँ से झेल पाऊँगा। तो इसीलिए एक इन्होंने कहा कि कला ही बहुत है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, तो इन्होंने शादी नहीं किया था। इसी तरह जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, मैंने अभी चर्चा किया, वह है आपका डोनेटेलो का। जो डोनेटेलो हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, यह विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने अनेक चित्र बनाए ही। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आता है, यह विश्व में पहला नग्न चित्र, नैकेड जो पोर्ट्रेट है, जो नैकेड पिक्चर होता है, उसको बनाने का पहली बार विश्व में श्रेय डोनेटेलो को जाता है। ठीक है, तो डोनेटेलो ने विश्व में पहला नैकेड पोर्ट्रेट बनाया है। यह इनका महत्वपूर्ण देन है, क्या मान सकते हैं कि महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। इसी तरह राबाइलो हुए हैं, मतलब बहुत सारे हिस्टोरियंस हुए हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने काम किया है। इसी में साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं आपके दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं, दांते को पुनर्जागरण काल का प्रथम व्यक्ति भी कहते हैं। तो दांते भी महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पुनर्जागरण की प्रक्रिया जो है, यह धीरे धीरे पुनर्जागरण की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलती है और विश्व के अन्य भागों में यह फैल जाती है, उसको प्रभावित करती है। भारत में भी 19वीं शताब्दी तक आते आते पुनर्जागरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है और भारत में पुनर्जागरण के जो प्रमुख पुरोधा हैं, जो प्रमुख पायनियर पर्सन हैं, जिन्होंने मुख्यतः योगदान दिया, उनमें सबसे प्रमुख कौन आते हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, एम.जी. रनाडे, मोहम्मद लतीफ़। तो ये सब जो सर सैयद अहमद खान, ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय प्रक्रिया को स्थापित करने का प्रयास किया, जिन्होंने भारत में भी ज्ञान विज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने साहित्य संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने समाज को आधुनिकीकरण में ले जाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया, जिन्होंने एक प्रकार से आधुनिकीकरण और आधुनिक समाज की आधारशिला भारत में रखी। राजा राम मोहन राय जो थे, जिन्हें भारत में पुनर्जागरण का पिता, पुनर्जागरण का अग्रदूत, पुनर्जागरण का जनक कई नामों से जाना जाता है। इनकी दो उपाधियां हैं, एक तो है राजा की, दूसरा है राय की। राजा राम मोहन राय, राय की जो उपाधि है वह इन्हें बंगाल के नवाब ने दिया था। राजा राम मोहन राय में जो राय शब्द है वह बंगाल के नवाब ने दिया था इनकी उपाधि। ठीक है, क्योंकि बंगाल के नवाब का केस लड़ने के लिए ये लंदन गए थे। ठीक है,
और वहीं ब्रिस्टल में इनकी मौत भी हो गई थी। और जो राजा की उपाधि है, यह उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, यह उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दिया था, मुगल शासक। और अकबर द्वितीय ने भी अपनी पेंशन को पाने के लिए इनको लंदन भेजा था। ठीक है, तो लंदन में यह अकबर द्वितीय के पेंशन को भी लेके मैटर में गए थे। सॉरी, हाँ, यही मैटर लेके गए थे वो मुख्यतः, और यहीं पे उनकी मौत भी हो गई थी। राम मोहन राय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए आपके दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जिसे भारत में कई उपाधियाँ दी गई हैं, जैसे अबरारे आज़म दयानंद सरस्वती की उपाधि है। इसी तरह उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी ने कहा जाता है। मार्टिन लूथर हैं, मार्टिन लूथर जूनियर, मार्टिन लूथर सीनियर, उत्तर भारत के मार्टिन लूथर। तो उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने। सिरोल ने एक किताब लिखा था, इसका नाम था इंडियन अनरेस्ट। तो भारतीय अशांति जो उनकी किताब है, इसमें इन्होंने, देखिए कन्फ्यूजन ना हो, इसमें इन्होंने दो लोगों को भारत की अशांति का जन्मदाता कहा है। एक तो दयानंद सरस्वती को कहा है, और दूसरा इन्होंने कहा है, दूसरा कहा है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता। जब बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने कहा तो बाल गंगाधर तिलक ने इनके ऊपर केस कर दिया और मानहानि का मुकदमा कर दिया। कहाँ पे? लंदन में प्रिवी काउंसिल में कर दिया। और इसी केस के सिलसिले में ये 1885 में तिलक जी चले गए थे केस लड़ने लंदन। ठीक है, इसीलिए जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो रहा था तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण बड़े नेता नहीं शामिल हो पाए। एक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, और दूसरे व्यक्ति थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसलिए नहीं शामिल हो पाए थे क्योंकि एक संस्था थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी मीटिंग चल रही थी, तो वो इस मीटिंग में व्यस्त थे। और दूसरे व्यक्ति हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, जो कि वैलेंटाइन सिरोल से अपना केस लड़ने, मानहानि का केस लड़ने चले गए थे लंदन, इसीलिए वो भी शामिल नहीं हो पाए। और सिविल में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि दो महत्वपूर्ण नेता उस दौर के जो कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं शामिल हो पाए, उनके नाम बताइए। और क्यों नहीं शामिल हो पाए ये भी पूछा गया है, याद रखिएगा। यह भी पूछा गया है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्यों नहीं शामिल हो पाए, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में थे, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वदेशी शब्द का उल्लेख किया, जिन्होंने स्वराज्य शब्द का पहली बार उल्लेख किया। किस किताब में? सत्यार्थ प्रकाश में। ठीक है, जबकि याद रखिएगा स्वराज्य शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, जबकि स्वराज्य को राजनीतिक नारे के रूप में पहली बार प्रयोग किया बाल गंगाधर तिलक ने। और कहाँ पे किया? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किया लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के इन्होंने यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, जबकि स्वराज्य को कांग्रेस मंच से जो मान्यता दी गई थी, यह मान्यता दी गई थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके प्रिसाइडिंग पर्सन थे, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और ये तीनों क्वेश्चन आया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसी तरह स्वदेशी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, जो स्वदेशी शब्द का इन्होंने पहली बार प्रयोग किया, यह शब्द भी समझिएगा कि स्वदेशी इन्होंने किया, लेकिन एक आंदोलन में पहली बार स्वदेशी जब आया तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 1905 में आया स्वदेशी शब्द। ठीक है, और कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग को कब स्वीकार किया? कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग को स्वीकार किया 1905 के बनारस अधिवेशन में। 1905 के बनारस अधिवेशन में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है।
1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी को मान्यता दिया अपने मंच से पहली बार, ठीक है। और जो पूर्ण स्वराज्य मैंने चर्चा किया, पूर्ण स्वराज्य जो शब्द है, यह पूर्ण स्वराज्य जो शब्द है, यह इसकी पूरी तरह जो पूर्ण स्वराज की मांग हुई, यह 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और लाहौर अधिवेशन में जो मांग हुई थी 31 दिसंबर को, वहीं जो अधिवेशन चला था वहीं पे यह तय हुआ था कि अब से प्रत्येक 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसी बात को लेकर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह तय हुआ कि भारत पूर्णतः गणराज्य कब घोषित होगा। कहा गया कि वही डेट याद किया गया 1929 का, और उसी के मेमोरी में टू कीप एज अ सेक्स द टू कीप एज अ सेक द दैट टाइम या दैट पर्टिकुलर सिचुएशन या दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, उसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को यादगार के रूप में बनाए रखने के लिए, यादगार रूप में बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया, भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया, ठीक है। जबकि तो कभी कभी पूछता है आपको कि 26 जनवरी ही क्यों चुना गया, तो याद रखिएगा क्यों चुना गया था, 1929 में जब पूर्ण स्वराज घोषित हुआ था इसलिए चुना गया था। दूसरा याद रखिएगा 15 अगस्त क्यों चुना गया। भारतीय जो स्वतंत्रता है वह मुख्यतः 15 अगस्त को क्यों चुना गया, तो 15 अगस्त को इसलिए चुना गया क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम भारत को 30 जून 1948 तक पूर्णतः मुक्त कर देंगे, जो 18 जुलाई में उन्होंने घोषित किया कि हम 30 जून 1948 को भारत को पूर्णतः मुक्त कर देंगे। और बाद में यह तय हुआ कि भारत के लिए वो स्वतंत्रता का डेट घोषित किया जाएगा। इस स्वतंत्रता के डेट को लेकर बड़ा विवाद हुआ, कब घोषित किया जाए। लगातार पत्र पत्रिकाएँ, लगातार अन्य संगठन मांग करते रहे। ठीक है, तो इसी बीच में जब माउंटबेटन आए तो माउंटबेटन से जब मांग हुई तो माउंटबेटन जब लंदन गए, लंदन से वार्तालाप करके माउंटबेटन अंतिम बार जब भारत आए, माउंटबेटन जब अंतिम बार भारत आए, ठीक है, यह आए थे मार्च में, ठीक है, याद रखिएगा, यह आए थे मार्च 1947 में आए थे। और जब वो अंतिम बार आए तो किस जहाज़ से आए थे, उस जहाज़ का नाम है यार्क MW 203, उस जहाज़ का नाम है यार्क MW 203, इसी जहाज़ से आए, ठीक है। और इस जब वो आए तो जब उन्होंने बेसिकली जब वो वार्तालाप भारतीयों से कर रहे थे और पत्रकारों से, तो उसी वार्तालाप के दौरान जब ये कहा गया, ब्रिटिश सरकार ने उनसे कहा कि भारत को शीघ्रतापूर्व अतिशीघ्र स्वतंत्र कर दिया जाए, एक डेट निर्धारित कर लिया जाए। तो क्या हुआ, जब पत्रकारों से ये वार्तालाप कर रहे थे तो इन्होंने कह दिया कि 15 अगस्त को भारत मुक्त होगा। और यह बात दूसरे दिन पेपरों में छा गया कि भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र होगा। अब यह बात क्यों आई, क्योंकि माउंटबेटन जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से शुरू होकर 1945 तक गया, इस वर्ल्ड वार में जो मुख्य घटना थी वह घटना थी वो 15 अगस्त 1945 को जो मित्र राष्ट्र की सेना थी, ठीक है, मित्र राष्ट्र की जिस सेना जिसके कमांडर इन चीफ थे माउंटबेटन, जिसके कमांडर इन चीफ कौन थे, हेड थे माउंटबेटन। माउंटबेटन के सामने जापान की सेना ने क्या किया, पूरी तरह से समर्पण कर दिया। जापान की सेना ने समर्पण कर दिया, और जब आत्मसमर्पण कर दिया, ये कहाँ पे किया था, यह किया था बर्मा के जंगलों में। बर्मा के जंगलों में जापानी सेना ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। और यह घटना जो है, यही घटना महत्वपूर्ण है, जो यह मानी जाती है कि यही घटना ऐसी है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंत का मुख्य कारण है, और सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने का भी यह मुख्य घटना यही मानी जाती है। क्योंकि आपको पता है कि दो महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी थी, एक 6 अगस्त को हो चुकी थी, एक आपका हो चुकी थी 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त को जो घटना हुई थी उसमें जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो दो बमबाजी हुई थी, पहला वाला जो बमबाजी हुई वह था, उसका नाम था द लिटिल बॉय। उस बम का नाम था जो 6 अगस्त को छोड़ा गया था, उसका नाम था द लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को छोड़ा गया था नागासाकी पे, उसका नाम था द फाइट मैन। ये भी पूछता है, याद रखिएगा, पहला जो बम फेंका गया था परमाणु बम, वह था द लिटिल बॉय,
द लिटिल बॉय, और दूसरा जो परमाणु बम फेंका गया था न्यूक्लियर वेपन, वो कौन था? उसका नाम था द फैट मैन। तो पहले बच्चा गया था, बाद में मोटा आदमी गया। ठीक है, पहले बच्चा गया फिर बाद में मोटा आदमी गया। तो दो, ठीक है, 2 बम फेंके गए थे, यह महत्वपूर्ण घटना थी। तो उसी घटना को यादगार रूप बनाए रखने के लिए माउंटबेटन ने क्या किया? घोषित कर दिया कि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होगा। ठीक है, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त को विश्व के कुल मिला के 4 देश स्वतंत्र हुए हैं। याद रखिएगा, 15 अगस्त को विश्व के 4 देश स्वतंत्र हुए हैं। कौन कौन से देश? भारत स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त को। इसी तरह दक्षिण कोरिया 15 अगस्त को ही स्वतंत्र हुआ है। बहरीन भी 15 अगस्त को ही स्वतंत्र हुआ है। और कांगो गणराज्य भी 15 अगस्त को ही स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, इन सब के डेट सन अलग अलग हैं लेकिन डेट एक ही है। और याद रखिएगा कि 15 अगस्त को ही एक महान व्यक्ति हैं जिनका जन्म है भारत में हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। कौन है? 15 अगस्त को एक महान व्यक्ति हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, राष्ट्रवादी हैं, जिनका जन्म हुआ है। हाँ बोलिए जी। अरविंद घोष। अरविंद घोष, ठीक है। तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है द लिटिल मैन्स होप, ऐसे कुछ समथिंग है। ठीक है, तो होप ऑफ द ओल्ड मैन समथिंग। तो कुल मिला के यह जो है भारत में ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे जिन्होंने इसमें भाग लिया, काम किया। अब इनकी चर्चा चूँकि स्वराज्य और इस पर बहुत सारा है, गांधी जी का स्वराज्य क्या है, ये सब जब हम आधुनिक भारत पढ़ाएंगे तो आपको और डिटेल पढ़ाएंगे। अभी हम गांधीवादी जब टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, गांधी का ट्रस्टीशिप का थियरी, गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी का स्वराज्य आंदोलन, गांधी जी का एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की थियरी, गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत, तो जब हम उस पर और गांधी जी का ट्रस्टीशिप, जब इसकी चर्चा करेंगे तो और डिटेल आपको इन बात के बारे में बताएंगे। वो आधुनिक भारत में फिर इसकी चर्चा लंबे समय तक मतलब एक लंबे लेक्चर में किया जाएगा। तो ये सब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पर काम किया। इसी तरह विवेकानंद को ले लीजिए, विवेकानंद जी ने भी इस पर महत्वपूर्ण कार्य किया। विवेकानंद जी भी बहुत सारे महत्वपूर्ण अनेक ग्रंथ भी लिखे इसके बारे में। तो विवेकानंद जी को भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन भी कहते हैं। और विवेकानंद जी ने भी राष्ट्रवादी प्रवृत्ति, आधुनिक समाज, स्वदेशी और स्वराज्य का समर्थन किया, स्वदेशी राज्य की पद्धति का समर्थन किया, विदेशी राज्य को नकारा। ठीक है, और याद रखिएगा कि भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन कहा जाता है विवेकानंद को, जबकि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। विंसेंट स्मिथ ने कहा है, किस किताब में कहा है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। जबकि दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को, चोल शासक राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं। और ईरान का नेपोलियन कहते हैं नादिर शाह को, ईरान का नेपोलियन कहते हैं नादिर शाह को। और ईरान का नेपोलियन कहते हैं नादिर शाह को। और जैकब जुमा ने, हिस्टोरियन हैं, जैकब जुमा ने महाराजा रणजीत सिंह को छोटा नेपोलियन कहा है। जैकब जुमा ने महाराजा रणजीत सिंह को छोटा नेपोलियन कहा है, छोटा नेपोलियन कहा है। जबकि नेपोलियन की उपाधि है लिटिल कॉर्पोरल। नेपोलियन बोनापार्ट की क्या उपाधि है? लिटिल कॉर्पोरल। इसका मतलब क्या होता है? लिटिल कॉर्पोरल, इसका मतलब होता है छोटे कद का आदमी, छोटे कद काठी का आदमी, जिसे कहते हैं लिटिल कॉर्पोरल। और याद रखिएगा, आप जब नादिर शाह का है तो क्वेश्चन बता दें, कोहिनूर हीरा को पहली बार कोहिनूर कहा है नादिर शाह ने। याद रखिएगा, कोहिनूर हीरा शब्द का, जो कोहिनूर शब्द का प्रयोग है, इसे भी पहली बार किया है नादिर शाह ने, इसे पहली बार किया है नादिर शाह ने। इसी तरह रानाडे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र में मुख्यतः कार्य किया, इसीलिए इन्हें पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का पिता या पुनर्जागरण का जनक कहते हैं।
दूसरी बात, इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। मोहम्मद लतीफ़ है महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिन्हें मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण पे काम किया, जिन्होंने भाषा, साहित्य, संस्कृति, समाज आदि के आधुनिकीकरण की बात किया, जिन्होंने परंपरागत ढांचे, रूढ़िवादी समाज, अंधविश्वासी समाज से रहित एक आधुनिक प्रगतिशील समाज की अवधारणा स्थापित करने का प्रयास किया, जो मुख्यतः पुनर्जागरण की देन है या पुनर्जागरण की जो मुख्य विशेषता है। चलिए, प्रबोधन यह मुख्यतः 17वीं शताब्दी में यूरोपीय इतिहास में प्रयुक्त टर्मिनोलॉजी है। प्रबोधन का मतलब होता है इनलाइटनमेंट, इट मीन्स द एज ऑफ इनलाइटनमेंट। प्रबोधन का बेसिक तात्पर्य यह होता है कि 17वीं शताब्दी में यह कहा गया कि जब यूरोपीय इतिहास में मुख्यतः ज्ञान विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ, समझिएगा, ज्ञान विज्ञान और तकनीक का व्यापक विकास हुआ, तो ज्ञान विज्ञान और तकनीक के विकास ने क्या किया विश्व में एक ऐसी विचारधारा का विकास किया या प्रादुर्भाव करने में सहायता दिया, जो विचार मुख्यतः तकनीक प्रधान थे, जो विचार मुख्यतः बोधगम्य थे, जो विचार मुख्यतः तार्किक थे, जो विचार मुख्यतः रेशनल थे, ठीक है, जिन विचारों में आलोचनात्मक प्रवृत्ति हो, जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन के सिस्टम पे हों, जिनमें एनालिटिकल अप्रोच हो, ऐसी पद्धति को हम कहते हैं प्रबोधन। मतलब जब बुद्धि, विवेक, आलोचनात्मक प्रवृत्ति, तार्किक दृष्टिकोण को अपनाया जाए तो ऐसी पद्धति को कहते हैं हम प्रबोधन काल। तो प्रबोधन काल कब आया? 17वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, पुनर्जागरण कब आया? 14वीं शताब्दी में। पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी शुरू होता है, पूरे यूरोप में फैलते फैलते इसे 16वीं शताब्दी हो जाता है, और विश्व में फैलते फैलते यह 18वीं 19वीं शताब्दी में आता है। अब भारत में कब आता है? 19वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। लेकिन अब यही समझिएगा, प्रबोधन कब आ रहा है? 17वीं शताब्दी में। तो ये जहाँ 14वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी की देन है, ठीक है, और बाद में भारत तक आते आते 19वीं शताब्दी जाती है, 18वीं 19वीं शताब्दी। इनलाइटनमेंट कब की है? 17वीं शताब्दी की। दोनों में से समय का पहला अंतर है। दूसरा क्या है? प्रबोधन का मतलब होता है कि ऐसा समाज या ऐसी विचारधारा जिसमें ज्ञान विज्ञान तकनीक, समझिएगा, जिसमें ज्ञान विज्ञान तकनीक, यंत्र, टेक्नोलॉजी आदि का प्रयोग किया जाए। सामाजिक क्षेत्र में जो तार्किकता का क्षेत्र, तार्किकता, जिसमें ऐसी विचारधारा जिसमें तार्किकता हो, या ऐसी सामाजिक अवधारणा जो तर्क प्रधान हो, जो बोधगम्य हो, जो रेशनल हो, जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन पे हो, जो एनालिटिकल अप्रोच पे आधारित हो, ऐसी पद्धति को हम कहते हैं प्रबोधन काल। और ऐसे सामाजिक व्यवस्था को हम कहते हैं एज ऑफ इनलाइटनमेंट। ठीक है, तो एज ऑफ इनलाइटनमेंट में मुख्यतः ज्ञान विज्ञान और तकनीक का विकास होता है, जबकि रेनेसां में क्या होता है? रेनेसां में ऐसी प्रवृत्तियां जो कभी पहले समाज में व्याप्त थी, ठीक है, तो मैंने चर्चा किया कि ऐसी प्रवृत्तियां रेनेसां में थी, जो प्रवृत्तियां कभी समाज में व्याप्त रही थी, लेकिन वो किसी कारणवश काल कौलित हो गई थी, जो सुषुप्तावस्था में चली गई थी, सेमी कॉन्शियसनेस में चली गई थी, लेकिन किसी कारणवश, ठीक है, वह कुछ समय बाद फिर से समाज में अवतरित हो जाए, समाज में उनका फिर से रिबर्थ हो जाए, उसे हम कहते हैं पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण में भाषा, साहित्य, संस्कृति आदि का विकास होता है, मानवतावाद का विकास होता है, आधुनिकी समाज की स्थापना होती है। लेकिन प्रबोधन में क्या होती है? प्रबोधन में ज्ञान विज्ञान तर्क चेतना का विकास होता है, प्रबोधन में आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, प्रबोधन टेक्नोलॉजी पे जोर देता है, टेक्निकल एस्पेक्ट पे जोर देता है प्रबोधन। ठीक है, तो ऐसी पद्धति में 17वीं शताब्दी में प्रबोधन काल मानाता है। यह प्रबोधन काल मुख्यतः पुनर्जागरण के काल की अगली अवस्था को दर्शाता है। यह पुनर्जागरण के काल से एक स्टेप आगे होता है। तो यह पुनर्जागरण काल का अग्रवर्ती अवस्था है, पुनर्जागरण काल का अगला चरण है
प्रबोधन, मतलब प्रबोधन की कुछ विशेषताएं पुनर्जागरण काल में भी मिलती हैं, लेकिन प्रबोधन पूरी तरह से समाज में कब व्याप्त होता है? 17वीं शताब्दी में। जैसे देखे होंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है, वह हम कहते हैं प्रबोधन का काल। उस काल को जीसी पांडे, गोविंद चंद पांडे ने कहा है एज ऑफ इनलाइटनमेंट, अभिसंबोध का युग। जीसी पांडे ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को क्या कहा है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को कहा है एज ऑफ इनलाइटनमेंट या अभिसंबोध का युग। अभिसंबोध का युग मतलब तर्क चेतना और आलोचनात्मक प्रवृत्ति का युग। इसीलिए देखिए बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या है? संबोध, कहते हैं बुद्ध को संबोध कर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वह ज्ञान की अवस्था है। बुद्ध का नाम भी जो है आपका जो बुद्ध रखा गया, बुद्ध का मतलब होता ही है ज्ञानी। बुद्ध का मतलब है ज्ञान से ही लिया गया है, तो इसका नाम ही होता है ज्ञानी बुद्ध। ठीक है, बुद्ध या प्रबुद्ध, ठीक है, दोनों शब्द लगभग एक हैं। अब समझिएगा, तो कुल मिला के जो कहा था यूरोपीय इतिहास में इस काल में 17वीं शताब्दी में ऐसे विचारों को बल मिला, ऐसी पद्धतियों को बल मिला, ऐसे इतिहास लेखन और साहित्य लेखन को बल मिला जिसमें मुख्यतः तर्क चेतना, बौद्धिकता और तकनीक आदि को मुख्यतः लागू किया गया, उनकी पोरीफरी में लिखा गया। इसीलिए इस काल को हम प्रबोधन काल कहते हैं। इसके प्रमुख प्रणेता कौन कौन व्यक्ति हैं? इसमें मुख्यतः योगदान किसने दिया? तो इसमें मुख्यतः योगदानकर्ताओं में सबसे पहले आते हैं वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, वाल्टेयर, ठीक है, आदि। अब इसमें समझिएगा, इनमें से ये जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इन लोगों ने इसमें मुख्य कार्य किया। वाल्टेयर दो बार हो गया है, ठीक है। तो इसमें जैसे एक और फेमस है आपका मैकियावेली, ठीक है। इसमें वाल्टेयर प्रमुख व्यक्ति हुए, दिदरो हुए, मॉन्टेस्क्यू हुए। वाल्टेयर जो हैं मैंने जैसा चर्चा किया था कि वाल्टेयर का पूरा नाम होता है फ्रांकोआ आरुए वाल्टेयर। वाल्टेयर ने इतिहास, संस्कृति, समाज आदि में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया वह उनका तार्किक रहा है, वह उनका तकनीक प्रधान रहा है। इन्होंने इतिहास में तार्किक दृष्टिकोण और बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर जो इतिहास लेखन की प्रवृत्ति शुरू की, जिसे हम कहते हैं इतिहास दर्शन। तो इतिहास दर्शन के जन्मदाता माना जाता है वाल्टेयर को। तो वाल्टेयर को इतिहास, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास दर्शन का जन्मदाता कहते हैं। वाल्टेयर को पायनियर ऑफ हिस्टोग्राफी और द फादर ऑफ हिस्टोग्राफी कहते हैं। वाल्टेयर ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जैसे इनका ग्रंथ है खत, एपिडस, इनका ग्रंथ है लेटर्स ऑन इंग्लिश, इनका एक अन्य फेमस ग्रंथ है लुई 14वां का काल, बदनाम चीज़ों को नष्ट करो। तो ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए या जिसमें वाल्टेयर प्रमुख हैं, इन्होंने अनेक ग्रंथों के माध्यम से इसमें प्रबोधन के युग को विस्तार कर देने में योगदान दिया। वाल्टेयर ने अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके कारण इनको इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया। कहा जाता है कि वाल्टेयर ने शासन प्रशासन आदि के संदर्भ में अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। वाल्टेयर को
संपादकों का राजा भी कहा जाता है। वॉल्टेयर को संपादकों का राजा भी कहा जाता है। संपादकों का राजा, वॉल्टेयर को संपादकों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, वॉल्टेयर के एक दो मुख्य बड़े फेमस कथन हैं, जैसे वॉल्टेयर ने ये कहा, ये चीन की दीवार के संदर्भ में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा, वॉल्टेयर कहते हैं कि जो चीन की दीवार है उसके सामने जो पिरामिड हैं वो निरर्थक हैं। वो कहता है कि चीन के दीवार के सामने पिरामिड निरर्थक हैं, और वह आगे यह भी मानता है कि रोम के पतन का मुख्य कारण चीन की दीवार थी। वो कहता है कि रोम के पतन का जो मुख्य कारण था वह चीन की दीवार थी। दूसरा इसका प्रसिद्ध कथन है, यह कहता है कि मैं 100 चूहों के स्थान पे एक शेर का शासन अधिक पसंद करता हूँ। वॉल्टेयर का कथन था, मैं 100 चूहों के स्थान पे एक शेर का शासन अधिक पसंद करता हूँ। और वॉल्टेयर ने इतिहास की परिभाषा के संदर्भ में बड़ा फेमस इनका कथन था, कहते हैं हिस्ट्री इज़ अ पैक ऑफ लाइज वी प्ले ऑन द डेड। कहते हैं इतिहास एक झूठों का पुलिंदा है जो मृतकों पे खेला जाता है। ठीक है, हिस्ट्री इज़ अ पैक ऑफ लाइज वी प्ले ऑन द डेड। ठीक है, तो यह वॉल्टेयर के महत्वपूर्ण कथन है जो वॉल्टेयर ने इस पर कार्य किया। इसी तरह अगले इतिहासकार जो प्रसिद्ध हैं उनमें से डिडरो फेमस हैं। डिडरो ने एक अपना ग्रंथ लिखा फिलोसॉफिकल थाट। डिडरो ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है फिलोसॉफिकल थाट, और उन्होंने एक अन्य ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मुक्त ज्ञान कोश। उन्होंने लिखा था फिलोसॉफिकल थाट और मुक्त ज्ञान कोश। फिलोसॉफिकल थाट और मुक्त ज्ञान कोश उन्होंने लिखा था। तीसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वे हैं मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा। कभी मिलाने को आता है, मॉन्टेस्क्यू का है द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज इन्होंने लिखा। इसी के तहत जो मैकियावेली है, मैंने चर्चा किया, मैकियावेली ने प्रिंस नामक ग्रंथ लिखा है जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। साथ ही साथ अन्य जो हैं उनमें रूसो हैं। रूसो महत्वपूर्ण दार्शनिक भी हैं, महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक भी हैं, महत्वपूर्ण सामाजिक चिंतक भी हैं। रूसो का फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह महत्वपूर्ण पुरोधा व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्यतः जनरल विल का सिद्धांत दिया है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो ने मुख्यतः सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, जनरल विल। रूसो ने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, एक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा ग्रंथ उनका रूसो का है डिस्कोर्सेस के नाम पे है, सेकेंड डिस्कोर्सेस। तो यह इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सामान्य इच्छा क्या होती है समझिएगा। सामान्य इच्छा का मतलब होता है, रूसो कहता है कि व्यक्ति की दो इच्छा होती है या दो प्रकार की इच्छा होती है। एक होती है स्वार्थ जनित इच्छा, दूसरी होती है परमार्थ जनित इच्छा। स्वार्थ जनित इच्छा में व्यक्ति केवल अपने लिए काम करता है, व्यक्ति अपने स्वार्थ की बातें करता है, व्यक्ति अपने हितों के लिए काम करता है, व्यक्ति अपनी प्रसन्नता और अपने कल्याण के लिए ही कामना करता है, दूसरों के लिए नहीं। यह स्वार्थ जनित इच्छा है, सेल्फिश विल है। दूसरा क्या है, दूसरा परमार्थ है, जो दूसरों के लिए कार्य करे, परमार्थ दूसरों के लिए कार्य करता है, ऐसी इच्छा। कहा कि इसलिए व्यक्ति को न तो पूरी तरह स्वार्थी होना चाहिए और व्यक्ति को न तो पूरी तरह परमार्थी होना चाहिए। व्यक्ति को दोनों इच्छाओं में
संतुलन स्थापित करना चाहिए और दोनों में सामंजस्य स्थापित करने या संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं सामान्य इच्छा, जनरल विल। मतलब स्वार्थ जनित इच्छा और परमार्थ जनित इच्छा, दोनों इच्छाओं का जो योग है, दोनों इच्छाओं में संतुलन की प्रक्रिया और या दोनों को सम्मिश्रण की प्रक्रिया कहलाती है सामान्य इच्छा। मतलब व्यक्ति को न तो पूरी तरह स्वार्थी होना चाहिए, न तो पूरी तरह परमार्थी होना चाहिए, दोनों के बीच जो सिचुएशन होती है उसे कहते हैं जनरल विल या आपका कहते हैं जनरल विल या सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा का सिद्धांत वैसे ही सिद्धांत है जैसा कि महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग का सिद्धांत देते हैं, ठीक है, थियरी ऑफ मिडिल मीन, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। न अतिशय आसक्ति और न अतिशय विरक्ति, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना ही कहलाता है आपका सामान्य कहलाता है आपका मध्यम मार्ग का सिद्धांत। और यही सिद्धांत आपको अरस्तु की थियरी में मिलता है जिसे कहा गया है थियरी ऑफ गोल्डन मीन। थियरी ऑफ गोल्डन मीन इसे कहते हैं स्वर्णिम मार्ग का सिद्धांत। तो जो गोल्डन मीन थियरी किसका है? गोल्डन मीन थियरी है आपका अरस्तु का और मिडिल मीन थियरी है महात्मा बुद्ध का। और वैसे ही है जैसे सामान्य इच्छा आपका है रूसो का सिद्धांत है। रूसो के योगदान की चर्चा करते हुए स्वयं नेपोलियन बोनापार्ट का कथन था कि अगर रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति न होती। नेपोलियन बोनापार्ट का कथन था कि अगर रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति न होती। तो ये प्रमुख विचारक हैं। एक विचारक थे टॉलस्टॉय जिन्होंने लिखा था वॉर एंड पीस। तो कुल मिला के ये महत्वपूर्ण प्रमुख ऐसे विचारक हुए जिन्होंने मुख्यतः प्रबोधन पे कार्य किया, जिन्होंने समाज में तर्क चेतना, बौद्धिकता आदि को समावेश करने का प्रयास किया। जैसे भारत में जैन और बौद्ध धर्म ने किया। परंपरागत जो हिंदू ढांचे पे आधारित धर्म था जिसे हम वैदिक संस्कृति के नाम पे जानते हैं या वैदिक धर्म के नाम पे जानते हैं, जिसमें मुख्यतः तर्क चेतना, जिसमें मुख्यतः तार्किक दृष्टिकोण खासकर और बौद्धिक दृष्टिकोण के स्थान पे भक्ति और समर्पण, प्रपत्ति और शरणागति की बात की गई है, ठीक है। जबकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो नास्तिक संप्रदाय हैं जिसमें जैन बौद्ध प्रमुख रूप से आते हैं, इन्होंने ऐसी पद्धति के स्थान पे तार्किक चेतना, लॉजिकल वे और आलोचनात्मक प्रवृत्ति पे बल दिया। इन्हीं पे बल देने के कारण मनुस्मृति में ऐसे नास्तिक संप्रदायों जैसे जैन बौद्ध आदि संप्रदायों को क्या कहा गया है? हैतुकवादी, जो हर बात में तुक देखें, हर बात में लॉजिकल वे ढूंढें, हर बात के पीछे लॉजिकल एस्पेक्ट को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसे दर्शन को क्या कहते हैं? हैतुकवादी दर्शन। तो जैन और बौद्ध धर्म को या दर्शन को मुख्यतः मनुस्मृति में हैतुकवादी दर्शन कहा गया है।